गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई घर पे सुचारू रूप से कर रहे होंगे। नियमित अध्ययन 8 घंटे पढ़ाई नियमित कर रहे होंगे और पढ़ाई करने में के दौरान यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे से कॉल करके बार बार पूछ सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से करते रहें। अपन आज अपनी जो पाठ्य पुस्तक है गद्य खंड, इसमें जो अपना थर्ड वाला चैप्टर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो आप लोग कह रहे थे कि एक बार हमें दोबारा से मैडम इसके पढ़ा दीजिए, तो हम आज इसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। हम पहले इस चैप्टर को स्त्री शिक्षा की विरोधी विकल्पों का खंडन पढ़ने से पहले इसके जो लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो क्लास अटेंड करेंगे ताकि आपको जो छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, वो आपके समझ में आ जाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जन्म 1864 ईस्वी और मृत्यु हुई थी उनकी 1938 ईस्वी में। उनका जीवन परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो महावीर प्रसाद जी का द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ था। 1 नंबर के जो अपने प्रश्न आते हैं या रिक्त स्थान में जो प्रश्न बन के आते हैं, उनका हम उत्तर दे सकते हैं कि जो रिक्त स्थान में इस तरीके से बन के आएंगे प्रश्न की महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म, फिर फिलिंग ब्लैंक दे देंगे, फिर हुआ। तो आपको लिखना है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में, और सन आ जाए तो 1864 लिखनी है। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम है पंडित राम सहाय दुबे और वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूल शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। पारिवारिक आर्थिक स्थिति, इनकी जो पारिवारिक की जो आर्थिक स्थिति थी वह अच्छी नहीं होने के कारण, अच्छी नहीं थी, इस कारण उन्होंने जो स्कूल की जो शिक्षा है वो पूर्ण करके उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली थी। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने उस समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के यानी इनका अपना स्वाभिमान था, किसी के सामने हाथ फैलाने की इनकी आदत नहीं थी, इसलिए वह स्वाभिमानी होने के कारण उन्होंने द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात है वो रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। आप यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वो 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये जो अपने टिक का करेक्ट ऑप्शन में जो प्रश्न आएंगे उसमें पूछते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, फिर ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, वो उनका व्यक्तित्व वो प्रखर था और वे बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, यानी उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं थी। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक
इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों से उभरकर सामने आए हैं। द्विवेदी जी थे, वो एक कवि भी थे, समालोचक भी थे, निबंधकार भी थे, संपादक थी, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार और अर्थशास्त्री आदि जो विविध रूप हैं वो उनके उभरकर हमारे सामने आए थे। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य भाषा का परिष्कार किया। यह जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन करते हुए उन्होंने जो हिंदी की व्याकरण जो वर्तनी के जो नियम हैं वो स्थिर करके उन्होंने हिंदी गद्य भाषा का परिष्कार किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों में यानी उनके समय के जो कवि थे, जो लेखक थे, उनकी साहित्य रचना में भी उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया था। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान यानी जो सुधार काल होता है उसे कहते हैं उत्थान काल यानी सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जो सुधार काल को उत्थान काल को द्वितीय उत्थान काल के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनके प्रयासों से ही यानी इन्होंने प्रयास किया, इसलिए खड़ी जो बोली है काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचनात्मक दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन कर रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परनिष्ठता के गुण झलकते हैं। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का जो समालोचनात्मक दृष्टि से उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया और जो प्रासंगिक थी, जो विवेक सम्मत थी यानी जो मानने वाले थे, बुद्धि से जो सम्मत जो परंपराएं थी उनका समर्थन किया और जो रूढ़ियों प्राचीन रूढ़ियां हैं जो उनका विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परनिष्ठता के गुण झलकते हैं। रचनाएं हैं उनकी मौलिक रचनाएं काव्य मंजूषा, सुमन, अबला, विलाप, कान्य कुब्ज, कविता कला, काव्य अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रस रंजन ज्ञान, साहित्य सीकर, गद्य अनुदित रचनाएं हैं विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, वेतन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता आदि। अब जो हमारे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनके जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं अपने कि उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता के नाम पंडित राम सहाय दुबे था और वो एक अन्य पूज्य ब्राह्मण थे। इनकी जो पारिवारिक जो स्थिति थी वह अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया, स्कूल शिक्षा पूर्ण करके उन्होंने नौकरी कर ली थी, रेलवे में नौकरी कर ली थी। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने रेलवे से इस्तीफा भी दे दिया था और सन 1903 से 1920 तक उन्होंने जो सरस्वती पत्रिका थी उसका संपादन भी किया था और 1938 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर जो महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था और वह एक धनी साहित्यकार थे। वो एक कवि भी थे, समालोचक भी थे, निबंधकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, वैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार भी थे। अर्थशास्त्र यानी उनके जो अनेक रूप हैं, विविध रूप हैं, वो हमारे सामने उभर कर आते हैं। और उन्होंने उनके नाम से जो द्विवेदी उनके नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य के जो द्वितीय उत्थान यानी जो सुधार काल है वो किया था। इसलिए महावीर
प्रसाद द्विवेदी के नाम, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर उसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है। और इनके प्रयासों से जो खड़ी बोली थी उनको काव्य की भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित हुई थी। द्विवेदी जी ने भारतीय जो जातीय परंपरा को का है वह भी ग्रहण दृष्टि से अध्ययन किया था एवं प्रासंगिक जो थी परंपराएं थी उनको उनका उन्होंने समर्थन किया था और रूढ़ियों का उन्होंने विरोध किया था। इनके लेखन में जो सरलता थी, सुबोधता थी और जो कर्मनिष्ठता के गुण हैं वो झलकते हैं। अब हम पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी की महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध कहाँ से लिया गया है? जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध है यह कहाँ से लिया गया है? महिला मोद से लिया गया है। इसको आप याद रखेंगे कि जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध है वह किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो यह महिला मोद निबंध संग्रह से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। जब यह निबंध प्रथम बार यानी पहली बार प्रकाशित हुआ था 1914 में सरस्वती पत्रिका में, तब पढ़े लिखों का पांडित्य के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं सदी में शताब्दी में स्त्रियां शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। 21वीं सदी में जो स्त्रियां थी वो शिक्षा में, विज्ञान में, सरकारी सेवा में और निजी क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वाणिज्य हो, सहित सभी क्षेत्रों में वह पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज निर्माण विकास में अपना योगदान दे रही थी। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के जो पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से बड़ा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वह जब यहाँ तक पहुंची है उसमें क्या हुआ? स्त्री शिक्षा के जो पक्षधर थे, सुधारक थे और जो पुरुष प्रधान थे, रूढ़िवादी समाज था, उनसे उन स्त्रियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा के को समाज एवं परिवार के विघटन पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। जो प्रस्तुत निबंध है वह स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन यानी परिवार का विघटन जो हो रहा है, पतन जो हो रहा है, उसको जिम्मेदार ठहराने वाले जो दकियानुसी विचार है उसको अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। अकाट्य यानी जिसको काटा न जा सके। साथ ही इसमें उन दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण की बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपरा को ग्रहण करने की बात कही गई है। साथ ही जो निबंध है इसमें जो दकियानुसी के विचार हैं और जो परंपराएं, पुरानी परंपराएं हैं जो मानने के योग्य नहीं हैं, उनके बजाय क्या करना है कि उनका हमें अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? जो विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण जो परंपराएं हैं कि उनको ही हमें ग्रहण करना चाहिए। इसकी जो भाषा शैली है वो हिंदी के द्विवेदी किंवदंती की एक वानगी प्रस्तुत करती है। तो इसमें जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध है, इसमें जो ये मानते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से ही समाज है उस परिवार का विघटन होता है और ऐसे जो दकियानुसी विचार रखने वाले हैं उसको अकाट्य तर्कों से उसे खारिज किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जो पुराने हैं अप्रासंगिक जो परंपराएं हैं उनको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि जो विवेक सम्मत है और जो वर्तमान युग के अनुकूल हैं उसी परंपराओं को हमें ग्रहण करना चाहिए। तभी हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब तक स्त्री है वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वर्तमान में स्त्रियां हैं वो सभी क्षेत्रों में
काम कर रही हैं, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, और चाहे वो उसमें बॉर्डर पर लगी हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं हैं वो आगे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कुतर्क हैं उनका खंडन किस प्रकार से किया है वो हम पढ़ते हैं। सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। लेखक कह रहे हैं कि बड़े ही शौक की बात है, यानी बड़े ही दुख की बात है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं, ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना क्या समझते हैं, उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं, सुशिक्षित हैं और ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है। ये लोग कौन से हैं? सुशिक्षित हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों से शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं। तो जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के जो ग्रंथ है उनसे वो परिचय रखते हैं, ऐसे लोग हैं। और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गामी बनाना तथा अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोग कौन हैं हमारे समाज में? ऐसे कौन से लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उचित नहीं समझे? वो कौन है? जिनका पेशा यानी जिनका काम क्या है कि कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कि जो शिक्षित नहीं है उनको सुशिक्षित करना, जो गामियों को सुमार्गगामी बनाना, कि जो कुमार्ग पर चल रहे हैं उनको सही दिशा में मोड़ना, और जो अधार्मिक हो उन्हें धर्मत्व का समझाना, ऐसे लोग हैं। तो उनकी दलीलें हैं, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उनकी दलीलें सुन लीजिए कि वो कैसे देते हैं। तो अपना इसमें फर्स्ट पॉइंट बनता है कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में पुल्लिंग स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास प्रणाली में इसको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। जो पुराने ऐसे कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई बात नहीं थी, वो यह तर्क देते हैं कि पुराने जो संस्कृत कवि हैं उनके नाटकों में जो पुल्लिंग स्त्रियां हैं वो है उनको किस भाषा में बात करवाई गई है? उनको अनपढ़ों की भाषा में यानी अनपढ़ की भाषा में बात करवाई गई है। तो इससे वो क्या प्रमाणित होता है कि जो देश में स्त्रियां थी उस समय, जो देश में स्त्रियां थी उनके पढ़ाने की चाल न थी, यानी उनको पढ़ाया नहीं जाता था। और अगर उनको पढ़ाया भी जाता था, पढ़ाया भी जाए तो इतिहास है और पुराण में उनको पढ़ाने की जो नियमित प्रणाली थी वह जरूर लिखी मिलती कि अगर ऐसा होता तो स्त्रियों को पढ़ाने की जो नियम होते थे या नियमित जो प्रणाली थी वो जरूर लिखी होती, उनका यह कहना है। दूसरा वो दलील देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी लिखी थी, गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकती थी। वह कह रहे हैं कि जो स्त्रियों को पढ़ाने के विरोधी हैं वो क्या कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। कैसे होता है? शकुंतला इतना कम पढ़ी लिखी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकती थी। इस पर भी इसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। वो जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं वो क्या कहते हैं कि शकुंतला ने जो शिक्षा पाई थी वह उसकी पढ़ाई का एक दुष्परिणाम है, यानी वह कम पढ़ी लिखी थी और गंवारों की भाषा में वह एकाध कोई छोटा सा श्लोक लिख देती थी। जिस पर भी यानी जिस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा थी उसने भी अनर्थ कर डाला था, क्योंकि उसने जो शकुंतला ने जो उसको दुष्यंत को जो कटु वचन कहे थे वह उसकी पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था, यानी कि वह पढ़ी लिखी थी इसीलिए उसने दुष्यंत को कटु वचन कहे नहीं, तो वह कहती नहीं है। किसका परिणाम है? इसलिए शिक्षा का ही परिणाम है। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपड़ों की भाषा थी।
अतः नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपट गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था, यानी जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा वह अपटों की भाषा थी, यानी अनपढ़ों की वह भाषा थी। और नागरिकों की भाषा तो दूर रही, अपट गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। यानी जो ये मानते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना है वह अधार्मिक है, उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए, वो जिसका विरोध करते हैं उन्होंने कहे कि इसमें 3 पॉइंट बताए अपने को कि पुराने जो संस्कृत कवियों के नाटकों में जो कुलीन स्त्रियां थी उनको पढ़ा लिखाया और नहीं दिखाया गया है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो यह कोई नियमित प्रणाली जरूर होती। और दूसरा ये बताया था कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी और थोड़ा बहुत वो कोई श्लोक वगैरह लिख लेती थी। इस पर भी जिसने उसने दुष्यंत को जो कटु वचन कहे थे उसकी शिक्षा का ही दुष्परिणाम था। तीसरा वो कह रहे हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने जो श्लोक रचा था वह किसकी भाषा में रचा था? अब अनपढ़ों की भाषा में रचा था। अतः नागरिकों की भाषा तो दूर, अपट गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को भी बर्बाद करना है। फिर इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। उसके प्रत्युत्तर में जो दलीलें दी गई हैं उसके प्रत्युत्तर में अपने जो निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी वो कहते हैं कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। यानी जो स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलती थी वो अनपढ़ थी, यह उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है कि वो प्राकृत बोलती थी इसलिए अनपढ़ थी, यानी प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि इसमें संस्कृत न बोल सकती थी, संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि अधिक से अधिक हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत न बोल पाना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है और न गंवार होने का। यानी अगर वो संस्कृत नहीं बोल सकती थी और प्राकृत भाषा बोलती थी तो ये बात नहीं है कि वो अनपढ़ थी। यानी संस्कृत न बोल पाना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये इसमें तर्क दिया गया है कि जो स्त्रियां हैं वो प्राकृतिक भाषा बोलती थी, वे अनपढ़ और गंवार थी, और जो संस्कृत बोल पाती थी वो पढ़ी लिखी थी। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि संस्कृत में बोलने से ऐसा तो सिद्ध नहीं होता कि वो गंवार थी और अनपढ़ थी। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवार संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। अब ये कहते हैं कि उनकी संस्कृत कोई गंवारी संस्कृत थी। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? इसके प्रत्युत्तर में वो कहते हैं हमारे निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी कि उत्तर रामचरित्र मानस है जो उसमें जो ऋषियों की जो पत्नी थी वेदांत वादिनियां थी, जो विज्ञान का अध्ययन करना जानती थी, वह उनकी पत्नियां कौन सी भाषा में बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई ले तब प्राकृतिक बोलने वाली स्त्री को अनपढ़ बताने का साहस करे कि जो प्राकृतिक भाषाएं बोलती थी वह अनपढ़ होती थी। उसके तर्क में वो कहते हैं ये बात सही नहीं है। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृतिक न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। उसके प्रत्युत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं
कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण है। क्योंकि अगर प्राकृत हो सकता है कि उस जमाने में प्राकृतिक जो भाषा थी वो बोलचाल की भाषा थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उस समय यदि वह प्राकृत उस जमाने की भाषा नहीं होती तो उस समय जो बौद्ध तथा जैनों के जो हजारों ग्रंथ लिखे गए वो है प्राकृतिक में क्यों लिखे जाते थे, और बौद्धों के जो त्रिपिटक ग्रंथ की रचना वह प्राकृत में क्यों होती। और उस जमाने, क्योंकि उस जमाने में जो सर्वसाधारण की भाषा थी वो क्या थी, प्राकृतिक थी। इसलिए ऐसा कहना कि जो स्त्रियां प्राकृतिक भाषाएं बोलती थी, अनपढ़ और गंवार थी, यह बिल्कुल भी अनुचित है, ये सर्वदा अनुचित है। क्योंकि ऐसा नहीं होना होता, उस जमाने की भाषा नहीं होती तो फिर हजारों ग्रंथ बौद्धों जैनों के जो लिखे गए हैं और जो रचनाएं हुई हैं शाक्य मुनि ने, भगवान शाक्य मुनि तथा उसके चेले जो प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे वो समय नहीं दिए जाते, इसलिए इसको अनपढ़ होने की भाषा नहीं माना जा सकता। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक उस जमाने अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। वो कहते हैं कि यदि सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में ही बनाए गए थे और वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक उस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था, वे प्राकृत भाषा में ही इनको बनाया था, क्योंकि वह अपने जमाने की प्राकृत भाषा में अखबार लिखता था। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं और शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृतिक पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह के हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर उस जमाने में हो सकती हैं। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है। तो इस पैराग्राफ से पढ़कर हमने अब तक जो पढ़ा है इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो भाषा थी प्राकृतिक बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। तो स्टूडेंट आज हम अपने चैप्टर का इतना ही भाग पढ़ते हैं। दूसरा जो भाग है वो कल पढ़ेंगे। इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।